साथ हैं डॉक्टर अनिमेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और पूरी तरह से जो तीसरी लहर है, कई जगह ये कहा भी जा चुका है मुख्यमंत्रियों की तरफ से कि तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन अब लगातार लग रहा है कि तीसरी लहर वाकई अब आने वाली है। और ऐसा क्योंकि इसलिए लग रहा है कि आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और हम इनको पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डॉक्टर अनिमेश, आपका माइक अनम्यूट नहीं है, जिसकी वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अनम्यूट इसको कर लें और उसके बाद अपनी बात रखिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, तो पहली बात तो यह है हैदर जी की तीसरी लहर आ चुकी है, हमें इस सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। पिछले 4 से 5 दिनों में हमने जितने केस देखे हैं उतने केसेस बढ़ने की दर हमने सेकेंड वेव में भी नहीं देखी थी जी। और लगभग ऐसा मान लीजिए जो भी सर्दी खांसी का मरीज अभी हमारे पास आ रहा है वह लगभग कोविड पॉजिटिव आ रहा है 80 से 90% केस में। और लोगों को अभी भी यह है कि हमें कोविड की जांच क्यों करवाना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा सबको कि जब भी लहर आती है, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि हम ट्रेंड के हिसाब से काम करते हैं। डेंगू फैला तो डेंगू जांच कराएंगे, कोविड फैला तो कोविड जांच कराएंगे। और पिछले 5 दिनों में हमने देखा है कि आप सभी को, जिसको भी सर्दी खांसी है, बुखार है, वीकनेस है या आपको इवन लूज मोशन भी हो रहा है, इनमें से कोई भी एक चीज भी हो रही है तो आपको कोविड की जांच करवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि भविष्य में यदि भर्ती की आवश्यकता पड़े तो आसानी जाती है। दूसरी बात मैं सबको कहना चाहूंगा कि यह बात क्लियर कर लीजिए कि वैक्सीन लगाने से आपको कोविड होना नहीं रुकेगा। कई लोग बोलते हैं हमको 2 डोज लग चुकी है, पहले कोविड हो चुका है, पहले कोविड होना या दोनों डोज का वैक्सीन लग चुकी ना, इससे आपको कोविड होना नहीं रुकेगा। हाँ, आपको सीवियर कोविड होने का खतरा कम हो जाता है, मतलब आपको गंभीर कोविड नहीं होगा। तो कोविड तो हो सकता है और आपसे दूसरों को भी कोविड फैल सकता है। ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है लोगों में कि आप वैक्सीन लगा लेंगे दूसरों को कोविड नहीं फैला पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कोई भी सिम्टम्स हो जांच कराइए, वैक्सीन लगा हुआ है तब भी जांच कराइए और कृपया घर के अंदर रहिए, मास्क पहनिए, जब भी बाहर निकलिए या भीड़ में जाइए मास्क पहनिए। एक व्यक्ति भी अगर मास्क पहनता है तो उससे सामने वाले को या सामने वाले कोविड सामने वाले से उसको होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और यदि दोनों व्यक्ति मास्क पहनते हैं तो यह संभावना 90% तक कम हो जाती है। जब भी किसी से मिलिए कृपया मास्क पहनिए। बिल्कुल, मास्क पहनना जरूरी है और मास्क से ही हम बच सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो मास्क और सैनिटाइजर और कोरोना की गाइडलाइन से ही हमें बचा सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा हम कहीं ना कहीं संक्रमित हो सकते हैं। लगातार अनिमेश चौधरी जी, डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, जिस तरह से अब नए साल की शुरुआत में ही नया तोहफा प्रधानमंत्री ने दे दिया, ओमिक्रॉन के दस्तक तक ही हमारे पास जो है बच्चों की वैक्सीन भी अब लगनी शुरू हो गई है। 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। डर इस बात का था कि जो तीसरी लहर आएगी वो तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी, बच्चों को उसका जो है दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से ये वैक्सीन आ गई है, अब वैक्सीन लगना भी शुरू हो गया है, टारगेट की तरफ हम जल्द ही बढ़ेंगे ऐसा भी कहा जा रहा है। तो क्या ये वैक्सीन सही समय पर आई है? क्या कोरोना से बचाने के लिए हमारे लिए सक्षम होगी, हमारे बच्चों के लिए सक्षम होगी? जी, वैक्सीन सभी को लगवाना चाहिए। जो जो एज ग्रुप के हिसाब से गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। वैक्सीन का आपको कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा मिलेगा ही। ओमिक्रॉन जब आया था, थर्ड वेव जब आई थी तो किसी को यह नहीं पता था कि किस वेरिएंट से वो वेव आएगी। और ओमिक्रॉन के जो शुरुआती रुझान है उससे यह समझ में आ रहा है हमें कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई भी है या आपको पहले इन्फेक्शन हुआ भी है तब भी आपको इन्फेक्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को इन्फेक्ट कर रही है, ये तीसरी लहर लगभग सभी लोगों को इन्फेक्ट कर रही है शुरुआती। पर अच्छी बात यह है कि अभी शुरुआती रुझान के हिसाब से 5 से 6 दिन में लोग ठीक भी हो जा रहे हैं और बहुत कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निश्चिंत हो जाएं। जैसे 100 में अगर एक व्यक्ति भी हॉस्पिटलाइज होता है तो यह जब 100 में एक, पर ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। तो 100 में से कब 1 करोड़ पहुंच जाएगा आपको पता नहीं लगेगा और उन 1 करोड़ में फिर आप 1 लाख लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, जो कि बड़ी संख्या हो जाती है। तो आपका पहला उद्देश्य होता है, जनता का पहला जो कर्तव्य है वह है केसेस की संख्या कम रखना। यदि आप डॉक्टर अनिमेश, मैं माफी के साथ इंटरप्ट करना चाहूंगा और यहां आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार जो 1 करोड़ पेशेंट होंगे उसमें से 1% भी अगर हमें भर्ती करने पड़े, 1 लाख भी अगर हमें भर्ती करने पड़े तो जो सिचुएशन है वो खराब हो जाती है। लेकिन अगर हम पेशेंट को देखें तो किस स्थिति में हमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, किस स्थिति में हमें उपचार की जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल की? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है हैदर जी और यह चीज जनता को जाननी भी चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, कोविड से डरिए मत। कोविड पॉजिटिव होने को 2 साल हो चुका है। जब शुरुआत में 2000 की शुरुआत में जब हमने देखा था दशक की, तो उस समय हम डर रहे थे, पर अब हमें 2 साल का एक्सपीरियंस है इस बीमारी के बारे में, तो अब डरिए मत।
तो अगर आपको सिंपल बुखार जैसा आता है, बुखार, खांसी या हाथ पांव में दर्द या कमजोरी, एक सामान्य वायरल के लक्षण होते हैं ये, इसमें आपको डॉक्टर आपको सिंपल पैरासीटामोल और जरूरत पड़ने पे एंटीहिस्टामिनिक सर्दी के हिसाब से दवाइयां देगा, खांसी है तो खांसी के हिसाब से दवाइयां देगा। और इनमें अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इवरमेक्टिन, इनका कोई रोल नहीं है। डॉक्सीसाइक्लिन बहुत ज्यादा रोल नहीं है। पहले जो दवाइयां हम लोग लिए थे शुरुआत के फर्स्ट ईयर में, अब उन दवाइयों का रोल नहीं है। बिना बात के उनको खा के अपना पेट खराब मत कीजिए। सामान्य पैरासीटामोल और एंटीहिस्टामिक लीजिए। अपना ऑक्सीजन सुबह शाम चेक करते रहिए, चाहे आप पॉजिटिव आए चाहे आपकी रिपोर्ट निगेटिव भी आए, आप अपना ऑक्सीजन लगातार चेक करते रहिए। और अगर आपका ऑक्सीजन 95 से नीचे लगातार है, एक दो डिप नीचे आगे घबराने की बात नहीं है, 95 से नीचे लगातार है, तुरंत डॉक्टर से समझिए कि मेरे को एडमिट होना है कि नहीं। और अगर 90 से नीचे लगातार जा रहा है तो आप एडमिट हो जाइए। यह मत सोचिए कि मेरा कोविड तो निगेटिव है या मेरा कोविड तो पॉजिटिव है या मैं घर में ऑक्सीजन लेके देख लेता हूँ या मैं 1 या 2 दिन रुक जाता हूँ। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे लगातार चल रहा है, आप तुरंत भर्ती होइए। यदि आपको फीवर बहुत तेज चल रहा है, 104, 105 डिग्री, और आप उस फीवर को सहन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी दवाई से वो कम नहीं हो रहा है और आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भर्ती होइए। या आप बहुत ज्यादा डरे हुए तब भी आप भर्ती हो सकते हैं। मैं सिर्फ इन 3 कंडीशन में ही भर्ती होने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो यहाँ 3 कंडीशन में आप भर्ती होने की सलाह दे रहे हैं। या तो जब फीवर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब आपसे बर्दाश्त ना हो, जब वो किसी दवाई से भी कम ना हो रहा हो, और अगर दूसरी बात आपने कहा जब आप डर जाएं तब भर्ती हो जाएं। तो डर का जो ज्यादा इस्तेमाल यहां हम करेंगे, वो डर ज्यादातर लोगों में देखा जाता है और इसीलिए पैनिक क्रिएट हो जाता है, ज्यादातर लोग अस्पताल की तरफ बढ़ते हैं। उनके लिए भी आप कहेंगे? जी नहीं, यदि आपको कोई लक्षण नहीं है और सिर्फ डर है तो डॉक्टर आपको समझाएंगे, एडवाइस देंगे कि आप भर्ती मत होइए। कई लोग क्या होता है कि यहाँ पे आपको समझना है, एक सामान्य होता है। कई बार क्या होता है कि आपके परिवार में 5 या 6 लोग को कोविड हुआ, जिसमें 1 या 2 लोगों की मृत्यु हो गई खासकर, तो आपके मन में डिप्रेशन आता है, डर का। यहाँ पे आप साइंटिफिक उसमें आप जाएंगे तो आप अगर डिप्रेस हो रहे हैं, आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझको अपने परिवार में किसी और को नहीं खोना है, और साथ में आपको तेज बुखार है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो आप भर्ती होइए। यदि आप एकदम सिम्टम्स आपका नॉर्मल है तो आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं है। पर इसमें एक चीज जो कोविड में लोग हमेशा हम बोलते हैं, जब सिम्टम नॉर्मल है तो लोगों को ये समझना है कि ऑक्सीजन लेवल अगर कम है और आप एकदम स्टेबल है तब भी आपको भर्ती होना है। ऑक्सीजन लेवल कम होने का मतलब है कि आप भर्ती हो जाइए, आप और कुछ मत सोचिए। बिल्कुल, तो ऑक्सीजन लेवल अगर आपका कम है और फीवर आपको ज्यादा हो रहा है और पैनिक क्रिएट ना करते हुए आपको जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं, तो आप भर्ती हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। डॉक्टर अनिमेश चौधरी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने बताया कि अगर फीवर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और अगर ऑक्सीजन लेवल इतना ज्यादा कम हो गया है कि उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या डर या डिप्रेशन इतना सता रहा है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अस्पताल की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर हल्का फुल्का फीवर है और आप घर पर ही हैं और ऐसा लग रहा है कि जो नॉर्मल फीवर होता है वो है, तो ऐसे में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें? जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं इस वक्त, उनके लिए ये महत्वपूर्ण सवाल होगा। हैदर जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको फीवर है या आपको ऐसा कोई भी लक्षण है तो किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, चाहे तो हॉस्पिटल जाके या फिर टेलीकंसल्टेशन पे। एक डॉक्टर को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं, कि कई बार कोविड के साथ साथ आपको हो सकता है कि मलेरिया हो, निमोनिया हो, या फिर कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं। हर क्षेत्र में एक अलग ट्रेंड रहता है, वहां पे कुछ बीमारियां रहती हैं। उसके बाद आपको बहुत तेज बुखार है, उसी समय किसी डॉक्टर संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उस समय के लिए आप एटलीस्ट पैरासीटामोल जो टेबलेट आती है उम्र के हिसाब से, यदि आपका वजन 40 किलो से नीचे है तो आप 500 mg या फिर उससे ऊपर आप 650 mg ले सकते हैं, जिनमें 3 से 4 टैबलेट तक आप ले सकते हैं। ठंडे पानी या नॉर्मल पानी की पट्टी कर सकते हैं। पट्टी में तो सिर्फ माथे पे नहीं, नॉर्मल पानी से आप पूरे शरीर को पोंछ सकते हैं, जिनमें 3 से 4 बार पोंछ सकते हैं, स्पंजिंग कर सकते हैं, जिससे आपका फीवर उतरेगा। और अगर खांसी है बहुत ज्यादा तो गुनगुने पानी से आप गरारा कर सकते हैं, हल्का सा नमक डाल के, या फिर गुनगुना पानी लगातार पी सकते हैं। इससे भी आपको काफी आराम आएगा। यदि आपके पास नेबुलाइजेशन है तो एक सिंपल सलाइन से आप नेबुलाइज कर सकते हैं। भाप लेने के लिए मैं लोगों को सलाह दूंगा, कई बार लोग भाप लेते हैं तो उबलते हुए पानी से भाप लेते हैं। उबलते हुए पानी से भाप नहीं ली जाती है। उबलते हुए पानी की भाप सिर्फ चेहरे को साफ करने के लिए होती है। उसका जो भाप होती है वो इतनी ज्यादा गर्म होती है कि जब आप नाक या मुंह से उसको लेते हैं तो नाक या मुंह के अंदर की लेयर डैमेज हो जाती है, जिससे आपको लिटरली फंगस जैसे इंफेक्शन हो सकते हैं। फंगस के बहुत सारे इंफेक्शन का कारण एक ये भी था कि आप भाप लेकर अपनी म्यूकोसा डैमेज किए थे। वेपराइजर आता है मार्केट में, उस वेपराइजर में 40 से 50 डिग्री सेल्सियस में आपको भाप जो बनती है उसको आप ले सकते हैं। उबलते हुए पानी की भाप मत लीजिएगा। अब 2 साल बाद भी यदि आप इन मिथकों पे भरोसा करते हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। अब आपको समझना है कि 2-3 चीज मैंने बोला कि बहुत कम दवाइयों से आपका काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा काढ़ा की जरूरत नहीं है, कोई भी 1 या 2 काढ़ा लीजिए, 8 या 10 तरीके के काढ़े मत लीजिए, उससे भी आपके पेट खराब हो जाएंगे। और उबलते हुए पानी की भाप बिल्कुल मत लीजिए।
बिल्कुल, तो उबलते हुए पानी की भाप बिल्कुल मत लीजिए और काढ़ा भी बहुत ज्यादा नहीं पीने की जरूरत, क्योंकि नुकसान हो जाएगा, आप बता रहे हैं। और हल्का फुल्का अगर फीवर है, और अगर फीवर के लिए हम पैरासीटामोल ले लें तो वो काफी है, और अगर 40 साल के उम्र के ज्यादा लोग हैं तो वो 650 mg में भी ले सकते हैं। तो ये आप बता रहे थे।